तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आपके लिए जाननी समझनी जरूरी है, जो देश भर से आ रही हैं, इनसे आप दो चार होंगे। आपको तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो बता रहे होंगे, झारखंड से लेकर पंजाब तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक, हर जगह क्रांति मची हुई है। हर जगह युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि जो बेसब्री है वो बढ़ रही है। बेसब्री कहां बढ़ रही है? इन युवाओं में बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इन बेसब्री की तस्वीरों को देखिए। ये देश भर से सामने आ रही हैं। आपके सामने मुद्दा कुछ दिनों तक दिल्ली का चला, फिर उसके बाद झारखंड का चला, फिर पंजाब का चला, फिर कलकत्ता का चला, छत्तीसगढ़ का चला, ओडिशा का चला। कुल मिलाकर मानिए देश की इस समय जो आबादी है 40%, वो आंदोलनरत है, वो गुस्से में है, वो दुखी है मौजूदा सरकारों से। मैंने मेंशन किया है, मौजूदा सरकारों से नाराज है। फिर चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, टीएनपी की हो, किसी की भी सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, कहीं भी किसी भी दल की सरकार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, बच्चे नाराज हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें 4 हैं। ये तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि बच्चों में असंतोष को किस तरीके से वोटों में बदलने की कोशिश हो रही है, घेराबंदी की जा रही है। तस्वीरें डालिएगा स्क्रीन पर। देखिए अब वो घेराबंदी किस तरीके से बढ़ी। आप तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्रों से फ्रेंच पर आ गए हैं और रील बनाने लग गए हैं, ये हम सभी जानते हैं। वजह समझिए, 2029 में 27% से ज्यादा बच्चे वोट कास्ट करने वाले होंगे, जो कि 88 के 38% आबादी से ज्यादा होगा, प्रभावशाली होगा। यही वजह है। मोहन भागवत, इधर देखिए, इधर प्रधानमंत्री को देखा, अब मोहन भागवत को देखिए। अब वो कह रहे हैं कि जेन जी और अल्फा से संवाद नहीं कर पाए थे और मुझे पता चला कि वो ज्यादा देशभक्त हैं। सर, देशभक्त भी हैं वो और गुस्से में भी हैं, तो जरूरत है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए ताकि वो वोटों में कन्वर्ट हो। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ही हाथ जोड़े खड़े हैं और इस समय आप हर राजनेता की लैंग्वेज और स्लैंग को देखेंगे तो वो जेनजी हो गई है। हर कोई वास्ते गुनहोइया करने को तैयार है ताकि बच्चे उनसे शेक हैंड करें और 29 में वोट कास्ट करें। लेकिन अब इन तस्वीरों को हटाइएगा, असली माजरे पर आइए। असली माजरा क्या है? ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा जिस पर बात नहीं हो रही है। देश का युवा गुस्से में है और राजनीति उस गुस्से को वोट में बदलने की तैयारी कर रही है। देश कह रहा है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन सवाल, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? एक तरफ मंचों से युवाओं के भविष्य के बड़े बड़े वादे हैं, दावे हैं, और दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में, जी हां, कोड करना बहुत जरूरी है पिछले 10 सालों में, और ये पूजा मोहन पांडे या फिर प्राइम न्यूज नहीं कह रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। 10 सालों में करीबन 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए या उनका मर्जर हो गया। सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ छात्र कम हुए हैं। सरकारी शिक्षा की हिस्सेदारी 71% से घटी है, 49.24% रह गई। सवाल, क्या सरकारी शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है या धीरे धीरे पीछे ढकेला जा रहा है कि जो अशिक्षित हैं उन्हें और अशिक्षित रहने दो, अंधभक्त बना दो, वोट कास्ट करवाओ बस? यानी कि मुंडिया गिनी जा रही हैं, आपको स्किल्ड नहीं किया जा रहा है। उधर रोजगार की तस्वीर भी बेचैन करती है। सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 5.2%, लेकिन सच क्या है? शहरी युवाओं में बेरोजगारी 19% है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में हालात राष्ट्रीय औसत से बदतर है। यानी एक तरफ शिक्षा महंगी, दूसरी तरफ नौकरी दूर की कौड़ी। डिग्रियां बढ़ रही हैं, अवसर घट रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं लटक रही हैं, भर्तियां अटक रही हैं और लाखों युवा इंतजार में अपनी उम्र गंवा रहे हैं। इसलिए आज देश भर में हर राजनीतिक दल युवाओं की बात कर रहा है, रैलियां हो रही हैं, संवाद हो रहा है, वादों की बरसात हो रही है। लेकिन सवाल वही, क्या युवाओं को सिर्फ चुनाव तक याद किया जाएगा या उन्हें शिक्षा, रोजगार, भविष्य की ठोस गारंटी मिलेगी? आज बहस का सबसे बड़ा सवाल यही, युवाओं का गुस्सा कौन शांत करेगा, भाषण या रोजगार? इस पर सवाल होना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
दो कैटेगरीज क्या हैं, शिक्षा और रोजगार। ये तस्वीरें जो सरकारें आपसे छुपा रही हैं, बेरोजगारी की असली तस्वीर समझिए क्या कहती है। जुलाई 2025 में कुल बेरोजगारी दर 5.2, पिछले 3 महीनों में यह सबसे कम थी। ये आपको सरकार बता रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल तस्वीर क्या है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों के अंदर की सच्चाई क्या है। असल में सरकारें सच्चाई लपेट कर देती हैं, कवर करके देती है। हम उन परतों को खोल रहे हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी 19%, हर 5 में से, जी हां, हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। हो सकता है आपको रोजगार मिल गया, लेकिन आपका दोस्त बेरोजगार है। हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, युवा बेरोजगारी दर में 29.6% है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों का भी मैं जिक्र यहां पर करूंगी, पंजाब का जिक्र करूंगी, हरियाणा का जिक्र करूंगी। आपको तस्वीर समझ में आनी चाहिए। हालांकि ये डेटा अगर मैं 28 राज्यों का बताती तो बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन 3 राज्यों को यहां पर कोड किया है। पंजाब देखिए, ताकि आप ये ना कहें कि मैडम आप यूपी में जो बीजेपी वाला होता है वो बताती हैं, कांग्रेस वाला नहीं बताती हैं। स्टैंप भी देने लग जाता है आदमी। क्या रोजगार बढ़ा है या सिर्फ बेरोजगारी की औसत? आंकड़े बेहतर दिख रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि देश की जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें रोजगार घट रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी आपको बताती हूं, समझाती हूं। शिक्षा पर मौजूदा संकट क्या कहता है। 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, मर्ज हुए 2015 से लेकर के ये 25 तक का आंकड़ा है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सदन के अंदर आंकड़ा पेश किया गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। जी हां, यह सरकार की रिपोर्ट है, सरकार आपको खुद बता रही है, लेकिन मीडिया चैनल्स नहीं बता रहे हैं। 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहती है या तो बंद हुए हैं या तो उनका मर्जर हुआ है। इससे इफेक्ट कितने बच्चे हुए? 2.26 करोड़ छात्रों का सरकारी स्कूलों से नामांकन घट गया है। यानी कि वो या तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं या फिर उन्होंने अपनी शिक्षा पर ब्रेक लगा दिया। इसी के साथ समझिए, सरकारी स्कूलों की जो हिस्सेदारी है वो 71% से घट करके कितनी आ गई है? वो आ गई है 49.24%। पीपीपी मॉडल, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर सरकार इसको इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन ये सबसे फिसड्डी मॉडलों में से एक सामने आया है। निजीकरण शिक्षा में बढ़ रहा है, यानी कि निजी संस्थाओं के हाथ में सरकारी संस्थान जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है। माँ बाप ने सोचा था कि बच्चों को हम हायर एजुकेशन में लेकर के जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन भैया फीस बढ़ रही है, शिक्षकों के पद खाली हैं, स्वायत्तता, रिसर्च पर सवाल उठ रहे हैं और बच्चों को रिसर्च नहीं करने दिया जा रहा। उसके अलावा ये जो मुद्दा इस समय बच्चों ने रेज किया है, पेपर लीक के ऊपर लगाम के लिए बच्चे लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, ये हम सभी इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिग्री के बावजूद रोजगार और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स का संकट बरकरार है। यानी कि डिग्री का अंबार तो बहुत ज्यादा है। सोचिए, किसी ने जर्नलिज्म की डिग्री ले ली, लेकिन वो आपको तथ्य नहीं बता पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है कि असल में ये बच्चे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बच्चे क्यों, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं वो क्यों हो रही है, क्यों ये राजनेता उनको वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ में नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उम्मीद है कि इस चर्चा को वो और बेहतरीन बनाएंगे और कुछ ऐसे और हिडन पहलू आपको बताएंगे जो आपको पता होने चाहिए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, नवीन जी, मैंने कोशिश करी है, मैं शायद दूसरी तीसरी बार आपसे मुखातिब हूं। नवीन जी, मैंने कोशिश करी है कि इन बच्चों का आक्रोश एक्चुअल क्या रीजन है वो जनता के सामने रखा जाए। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, 94,000 से ज्यादा स्कूल्स जो कि बंद हो चुके हैं, ये सरकार की रिपोर्ट कहती है। उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से बस्ट आउट हो रहा है, पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, हर 5 में से एक युवा टहल रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। हम कैसे आर्थिक व्यवस्था में तमाम बातें कर रहे हैं, हम युवाओं को वोटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हर राजनेता युवा से बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक बनेगा, लेकिन उनके मुद्दे क्या एक्चुअली एड्रेस हो रहे हैं? नवीन जी। नहीं पूजा जी, देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकार है और आप आंकड़े अगर उठा के देखें 2014 से 2026 तक के केंद्र की सरकार के और राज्यों की सरकार के, उत्तर प्रदेश में भी 9.5 वर्ष का समय पूरा होने आ रहा है। अब सरकार अपने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में दे रही है। 6,800 6,900 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किया है। बावजूद इसके आप देखिए क्या विज्ञापन आ रहे हैं। आपने डेवलपमेंट की दलीलें क्या दी जाती हैं कि साहब हमने सड़क बना दी, हमने बिजली दे दी, हमने पानी घर घर पहुंचा दिया।
सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 जो होती है मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इनको बेसिक्स कहते हैं। ये बेसिक आजाद भारत के 75 वर्ष के बाद भी अगर आप पहुंचा पा रहे हैं आप, तो ये तो मानना पड़ेगा कि विकास की परिभाषा से हमारे देश के राजनीतिक दल और सरकारें वाकिफ नहीं है। विकास किसे कहते हैं? विकास होता है जो व्यक्ति जिस जिले से आता है उसको उसके जिले में उसके योग्य रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। पूरे देश के अंदर देखिए आप कितने इंडस्ट्रियल जोन इन्होंने बनाए हैं। केवल एफडीआई, विदेशी निवेश, इसी का गीत गाया जा रहा है। अपने देश की युवा को आप पीछे धकेल रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी जिले में सर यहाँ पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया। कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो कहती हैं कि 2050 में, हालांकि मैं देश के हालातों पर जिक्र कर रही थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इस पर बातचीत करूं, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो कहती हैं कि 2050 तक युवाओं को एमएनसीज कंपनियां नौकरी देना बंद कर देंगी, भारतीय युवाओं को नौकरी देना बंद कर देंगी। फिर उसके बाद क्या हम अपनी जनरेशन को उसके लिए रेडी कर रहे हैं? क्या हम उनको स्किल्ड कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। नहीं, निश्चित तौर पर आप पूजा जी 2-3 चीजों को देखना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे यहाँ क्षमतावान बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो शिक्षा चाहते हैं, लेकिन आपके पास बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिट करने वाला कोई विश्वविद्यालय नहीं है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। विदेशों में अगर बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं तो आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यूएट हो चुकी है कि उनको 1.5 गुनी कीमत चुकानी पड़ रही है बाहर जाके शिक्षा लेने में। अब तीसरी चीज आती है रोजगार। उच्च शिक्षित बच्चे, मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हमारे देश के अंदर जितने प्रबंधन संस्थानों से बच्चे पढ़ के निकले हैं, तकनीकी संस्थानों से बच्चे पढ़कर निकले हैं, इंजीनियरिंग करके निकले हैं, उनके लिए रोजगार है कहां सरकार के पास? आप प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर नहीं रहे हो। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार को कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े अच्छे एक्सप्रेस वे बना दिए आपने, बहुत तालियां बजा देता हूं आपके लिए, सरकार के लिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके पैरेलल आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो बनाइए, औद्योगिक जमीनों को विशेष औद्योगिक जोन बना के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। भारत के अंदर उद्योग में बहुत बड़ी क्षमता है। हमारे देश के नेता चाइना से कंपीट करते हैं। अरे भाई, चाइना से सीख लो। आपको दुश्मन से जो कुछ सीखने को मिल सकता है वो शायद किसी अन्य से नहीं सीखने को मिल सकता है। तो आप अगर चीन के ही एग्जाम्पल ले लें तो उससे सीखिए। और सरकार को इसमें कुछ लगाना नहीं है। हमारे देश के जो उद्योगपति हैं या जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक और देखिए, हम सिर्फ सरकार के नेगेटिव पॉइंट्स पर बात कर लें और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात ना करें, ये भी थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। एमएसएमईज के लिए सरकार ने युवाओं को बहुत लेवल तक प्रमोट किया, ये हम सभी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। और गवर्नमेंट ने लगभग हर मंच से बोला कि युवाओं को नौकरी पाने से ज्यादा नौकरी देने वाला बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा के अंदर एक रिपोर्ट पेश करती है जिसमें ये इस बात का उल्लेख है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज जो हैं, वो मेरे ख्याल से शायद 6 करोड़, मैं थोड़ा सा आंकड़ा मुझसे स्किप हो रहा है, लेकिन उन्होंने करोड़ में ही कोई आंकड़ा बताया था कि इस तादाद में एमएसएमईज जो हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। क्या हमारा मोटो ठीक है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं? अगर इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम युवाओं को उस लेवल पर ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है लैक कहां हो रहा है? सबसे बड़ा लैक मैं बता रहा हूं, भारत सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए और राज्यों की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, किसी और पार्टी की हो, सबसे बड़ा चिंतन ये करने की जरूरत है कि आप जो इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालते हैं, ऑप्शन तो आप कर रहे हैं और एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की, तो विरोधाभास हो गया। जिस व्यक्ति की जो बच्चा पढ़कर आया है उसने मान लो लोन वोन लेके कुछ व्यवस्था करी फंड की, आप ऑक्शन में लेके जा रहे हैं, तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठा है, वो बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो बैठे, वो तो इंडस्ट्रियल प्लॉट पे जाके उन्होंने हायर बोली लगाई हो, कैप्चर कर लिया, उसके बाद वो बना रहे नहीं बना रहे, करप्शन है ही हमारे देश में। तो आप कई योजना धराशायी हो गई। एमएसएमई बंद होने का कारण यही है। आप एमएसएमई को सपोर्ट कहां पर कर रहे हैं? आप उनको एनवायरमेंट दीजिए। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि सरकार को परिस्थितियों के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को बदलने की आवश्यकता है। आपको पॉलिसीज क्या, सबसे बड़ी चीज भारत को आज की तारीख में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो सर्विस सेक्टर के ऊपर करना चाहिए। सर्विस सेक्टर के अंदर आप बताइए कितने इंस्टीट्यूट नए खोले गए। आप पूरे विश्व के अंदर अगर काबिज होना चाहते हैं, पूरे विश्व को अपने ऊपर निर्भर करना चाहते हैं, तो सर्विस सेक्टर में तो हमारा बड़ा योगदान रहा है। इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन उसमें काम नहीं किया गया। एक लाइन और कहूंगा मैं पूजा जी, देखिए
जब तक आप क्लस्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे, युवाओं की भागीदारी उसमें नहीं होगी। मैं ये कहता हूं, आप एजुकेशन लोन देते हैं ना बैंक, आप इंडस्ट्रियल लोन उन युवाओं को दीजिए और कह दीजिए कि जब आपकी फैक्ट्री फंक्शनल हो जाएगी 5 साल बाद से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। वो फंक्शनल कर लेगा और सरकार ये गारंटी दे दे कि आप जो उत्पाद बना रहे हैं उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे, सरकार परचेज करके उनके मार्केटिंग सपोर्ट देगी। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। चाइना से सीखने की आपको सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं एड्रेस यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वाइंड अप के लिए बोल दिया गया, लेकिन फिर भी जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 3 महीने में सबसे कम दिखाई जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन जब हम उसके हिडन आंकड़ों में जाते हैं, शहरी आबादी जो है वो 19% बेरोजगार है, और अगर ओवरऑल देखा जाता है तो वो 5.1 या 5.4% हो जाता है। ये अपने आप में चिंताजनक है कि किस तरीके से शुगर कोटेड या फिर रैप करके इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और रियल पिक्चर नहीं प्रस्तुत की जा रही है, जो कि जरूरी है। हम जब तक रियल पिक्चर पे बात नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सुधार पे बात करेंगे? एग्जैक्टली पूजा जी, देखिए ऐसा है, आप ट्रिलियंस में इकोनॉमी की बात करते हैं पर कैपिटा इनकम पर आप बात ही नहीं करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है भारत के अंदर, रूरल एरिया में क्या है, और 80% भारत ग्रामीण भारत है। आप ग्रामीण भारत के किसानों की जरा स्थिति देखिए, वहां के युवाओं की स्थिति देखिए, वहां के बच्चों की स्थिति देखिए, तो पता चलेगा ना कि भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या है। आप आंकड़े में हरा हरा दिखा दीजिए, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर तो स्थितियां विपरीत है। तब वो अदम गोडवी के शेर याद आ जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी बात झूठी है और ये दावा किताबी है। ये सच्चाई है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर सकती है, लेकिन जमीनी धरातल की स्थिति बहुत विपरीत है। और यही कारण है कि युवा न जाति धर्म संप्रदाय पर वोट नहीं कर रहा है। इसका परिणाम हमने बांकीपुर के चुनाव में देखा है। अब युवा केवल मुद्दों पर वोट करेगा और मुद्दों पर बात होने वाली और ये बात समझ ली गई है। ये बात शायद राजनेता अब धीरे धीरे समझ रहे हैं और उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है, वोट कन्वर्जन या फिर यूं कहें कि घेराबंदी का। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, राजनीतिक दलों के सामने जब से ये जैनजी का आंदोलन स्टार्ट हुआ है जंतर मंतर पर, और उसके बाद अभी झारखंड में चल रहा है, पूरे देश के अंदर युवाओं में आक्रोश है, वो अपने हक के प्रति जागरूक है। और एक बड़ी बात मैं कहूंगा कि अब का जो युवा है, जो सन 2000 या 1995 के आसपास जन्म लिया है, वो जागरूक है, वो अपने अधिकारों के ऊपर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, अगले की बात कर रहे हैं, पिछले की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, उसको रोजगार कैसे सुलभ उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 24 सालों में किस तरीके से शिक्षा का जो बजट है 10 सालों में कम हुआ, स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हर 5वां युवा बेरोजगार टहल रहा है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जेन ज़ी बड़ा देशभक्त है और उसे एड्रेस करना चाहिए। ये कैसे हो रहा है सर? ये अपने आप में समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में और इस चर्चा को आपने बेहतर बनाया। देखिए, एंडिंग कर रहे हैं शो की, तो जो पहली विंडो थी उसको दोबारा से डालिएगा जिसमें बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, अब आपको ये तस्वीर, इन तस्वीरों के साथ मैं छोड़ूंगी, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। विंडो डालिएगा जिसमें प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये बच्चों का जो विरोध प्रदर्शन है, बच्चों का जो गुस्सा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि असंतोष अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असंतोष अब जो है, आप कुछ भी कह करके बहला और फुसला तो नहीं सकते हैं देश को, और इसके लिए आपको काम करना होगा। एक लाइन याद आ जाती है मुझे, वो लाइन इस विंडो के साथ मैं आपको बताऊंगी। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।